अब आप में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे डैडी के साथ जबान दराजी करने लग गए? मैं तुम्हारे डैडी के साथ जबान दराजी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सीनियर वकील के साथ बहस कर रहा था, जिन्होंने मुझे बहस करने की तालीम दी। और अगर वो मुझे ये कहें कि तुम अपनी तालीम और लियाकत का इस्तेमाल मत करो, तो ये जुल्म है, और जुल्म के खिलाफ लड़ना हर इंसान का पैदाइशी हक है। क्या वो सिर्फ तुम्हारे सीनियर हैं और कुछ नहीं? अपनी बेटी तुम्हें सौंपकर जिस एडवोकेट चौधरी ने तुम्हें अपना दामाद बनाया, समाज में इज्जत दिलाई, क्या वो चौधरी तुम्हारे ससुर नहीं है, सिर्फ सीनियर है? नहीं, वो मेरे ससुर हैं, लेकिन जहां तक मेरी इज्जत का संबंध है, वो मुझे भीख में नहीं चाहिए। मैं अपनी इज्जत खुद कमाना चाहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ये केस जीतकर आपको इज्जत और शोहरत मिल जाएगी, तो ये सिर्फ आपका वहम है, एक ख्वाब है। फैसला सुनाने वाली तुम हो या जज साहब? हर बात का जवाब देना आता है, लेकिन मेरे डैडी की इज्जत और शोहरत का ख्याल नहीं आता तुम्हें? मेरे डैडी ने तुम्हें पाला, मेरे डैडी ने तुम्हें पढ़ाया, मेरे डैडी ने तुम्हें खिलाया, सारी जिंदगी मेरे डैडी के घर में रहते आए हो, और आज हमारे ही घर में रहते हुए हमारे पीठ में खंजर भोंक रहे हो। साधना, साधना, मैं गरीब किसी की पीठ पर क्या खंजर भोंक सकता हूँ? अपने लिए तो दो निवाले नहीं खरीद सकता, तो किसी की पीठ पर भौंकने के लिए खंजर कहां से खरीद सकता हूँ? और ना ही ये मेरी आदत है। वैसे भी मैं महसूस कर रहा हूं कि अब मैं इस घर में किसी से निभा नहीं सकता। कदम कदम पर निराश करने वाला माहौल है, और मुझसे इस माहौल में जिया नहीं जाएगा। और इसीलिए आज, बल्कि इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की मान मर्यादा, इज्जत, शौहरत को हिफाजत से इस घर में छोड़कर जा रहा हूं। आज से समझ लो, मैं मशहूर एडवोकेट चौधरी कैलाशनाथ का दामाद नहीं, बल्कि MA LLB एडवोकेट विजय कुमार हूं। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा। डैडी, 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 वो अपने कपड़े और सामान बांधकर इस घर से जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से नामवर वकील बनना चाहता हूँ। उनको हमारे घर का माहौल घुटन वाला और कदम कदम पर रुकावट वाला लग रहा है। ऐसी? आइए वकील साहब, बैठिए। नहीं अंकल, इतने दिनों तक तो बैठकर ही खाता रहा हूं, अब तो खड़ा होने दीजिए। कहाँ? सड़क पर? जी नहीं, अदालत में। मुबारक हो विजय, तुम्हारे ये मजबूत इरादे जानकर और तुम्हारे ख्यालात सुनकर बेहद खुशी हुई, और यकीन मानो तुम्हारे इन पुरजोश इरादों के बीच मैं या मेरी बेटी कभी नहीं आएंगे। जाओ, बहुत बड़े वकील बनो, इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, दौलत कमाओ। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो विजय, मैं उम्र में और तजुर्बे में दोनों में तुमसे बड़ा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मैंने जोश वाले भी देखे और जोश वालों का अंजाम भी देखा है। जिस मुकदमे के बल पर तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, वो मुकदमा एक दिन कुल्हाड़ी बनकर तुम्हारे पैर काट डालेगा और मेरी इज्जत का सर काट डालेगा। तुम्हारा भविष्य और मेरी इज्जत दोनों तुम्हारे हाथ में है, इसलिए जो कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। अंकल, आपकी ये नसीहत मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, विजय, डैडी, वो गुस्से में जा रहे हैं, आप उन्हें रोकने के बजाय उल्टा जाने को कह रहे हैं। बेटी, जिस इंसान को कभी गुस्सा नहीं आता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। गुस्सा मन का मवाद है, उसका निकल जाना ही बेहतर है। कभी कभी जिंदगी में गुस्सा आता है तो हमेशा के लिए भला हो जाता है, और उसका भला होगा तो तुम्हारा भला होगा। जाने दो इसे, जाने दो। संध्या बेटी, मुझे पहचाना? आप विष्णु प्रसाद जी है ना? हाँ बेटी। बरसों बाद में आपको मिली भी, तो किस हाल में? कोई बात नहीं बेटी, देखो तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए मैं इन वकील साहब को लाया हूँ। नहीं पुजारी जी, मेरी तरफ से मुकदमा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ पुजारी जी, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, बस थक गई हूँ। जिंदगी की दीवार को फलांग कर मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। देखिए संध्या जी, आप जीना चाहती हैं या नहीं, इसका फैसला ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकती हैं। इसका फैसला तो अदालत करेगी।
आपको साइकेट्रिस्ट के पास एग्जामिन करवाने के लिए मैंने सारे इंतजाम करवा दिए हैं। आप जरा इस पेपर पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत कर दो बेटी। बेटी, ये दस्तखत तुम सिर्फ अपनी जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि न्याय को जिंदा रखने के लिए करोगी। कर दो दस्तखत बेटी। संध्या। संध्या जी, मेरे गुरु ने कहा था कि गुस्सा करना अच्छी बात है, इससे मन का मवाद निकल जाता है। मैं ये फैसला करके आया था कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं अपने साथ इतने सारे कागजात लेकर आया था। देखिए, लीजिए। संध्या बेटी, दस्तखत कर दो। दस्तखत कर दो बेटी। संध्या जी, मैं आपसे ये वादा तो नहीं करता हूं कि मैं आपकी जान बचा ही लूंगा, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि आपके खूनी बनने का जो कारण है, वो कारण सारी दुनिया को बताकर रहूंगा। अगर आज आप इस काम में मेरी मदद करें तो जिंदगी भर मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। प्लीज संध्या जी। थैंक यू। इंस्पेक्टर, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। मुझे सोमनाथ फैमिली की केस की फाइलें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। इंस्पेक्टर खन्ना, सर। सोमनाथ के केस की फाइल लाइए। ओके सर। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि संध्या को बचाना, और कुछ नहीं। कितने महान आदर्श हैं तुम्हारे और कितने नेक विचार हैं तुम्हारे दिल में, तो भगवान भी तुम्हें निराश नहीं करेगा बेटा। तुम्हारी धर्मपत्नी से तुम्हें जरूर मिलाएगा, यही मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, तो सोमनाथ जी का पूरा परिवार इस मकान में रहता था? हाँ बेटे। पुजारी जी, ये किसने लिखा है? वो संध्या ने। 15 साल पहले इस घर में एक भयानक आग लगी थी और उसमें सोमनाथ का पूरा परिवार जलकर मर गया था। सिर्फ एक छोटी सी बच्ची बची थी, संध्या। और चूंकि सोमनाथ मेरा दोस्त था, मैंने संध्या को अपने पास रख लिया। लेकिन इस दुर्घटना के एक हफ्ते बाद अमृतलाल ने अपने ड्राइवर श्यामू को मेरे पास भेजा। नमस्ते पंडित जी। अरे आओ भाई श्यामू, कैसे आना हुआ? मुझे अमृतलाल जी ने भेजा है। क्यों? सोमनाथ की वो अनाथ बच्ची है ना संध्या, हाँ। उसे हमारे साथ गोद लेना चाहते हैं। इतनी मासूम बच्ची को दुखी देखकर हमारे साथ चिंता में घुले जा रहे हैं। मैं उस बच्ची को लेने आया हूँ। वाह वाह वाह। वास्तव में अमृतलाल जी तो इस धरती पर दीन दुखियों के लिए भगवान का अवतार बनकर आए हैं। दूसरों के लिए कितनी दया है उनके दिल में। बेटी संध्या, संध्या, क्या कर रही हो संध्या? 7 साल की छोटी सी बच्ची के दिल में न जाने क्या था। मैंने उसको पूछा भी, लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया। तो मैंने सोचा इस हालत में इस छोटी सी बच्ची को अमृतलाल के पास भेजना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने वापस जाके श्यामू को किसी भी तरह कुछ बहाना बनाकर वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद संध्या और उसे अपने साथ जलगांव ले गई। जी। हेलो डॉक्टर। हेलो विजय। आइए। इन्हें बैठिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया हूँ। डिटेल्स फाइल में है। संध्या, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? 4 साल। तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं? बहुत। इन 4 सालों में तुम्हारे पति कभी तुमसे नाराज हुए? नहीं। हाँ, कभी कभी गुस्से से डांट दिया करते थे। एक तरह से उस गुस्से का कारण मैं ही हुआ करती थी। संध्या, तुम्हारे पति के पास ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें बहुत पसंद थी? उनकी रिवॉल्वर। रिवॉल्वर? हाँ, क्योंकि मैं उसी रिवॉल्वर से अपने भयानक सपनों को तोड़कर चकनाचूर कर देना चाहती थी। कैसे भयानक सपने? तुम्हें कुछ याद है? सब याद है। नींद में देखे हुए सपने जागने के बाद अक्सर याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने वो सपने सोते हुए नहीं, जागते हुए भी देखे हैं।
वो खौफनाक सपने अक्सर मेरा पीछा करते रहते थे। उन सपनों में तुम्हें कौन दिखाई देता था? मेरी माँ और एक जलील इंसान। कौन था वो जलील इंसान? अमृतलाल। थोड़ा तफसील से बताओगे? अमृतलाल की मौत के साथ साथ पुराने जख्मों पर मरहम लग गया है। फिर उस दास्तान को छेड़कर जख्मों को ताजा मत कीजिए। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारे सपनों में आने वाली माँ क्या अब भी तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ, मेरी माँ मुझे जान से ज्यादा प्यारी लगती है। मेरा बचपन मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। वो मुझे गोद में लिटाकर गौतम बुद्ध की कहानी सुनाती थी, महात्मा गांधी और तमाम आदर्श वालों की कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन गांधी जी ने तो हमेशा अहिंसा का सबक सिखाया था। फिर अमृतलाल का कत्ल करके तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे तुम्हारे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया? बिल्कुल नहीं। अमृतलाल भी तो गांधी टोपी पहनता था। क्या उसने हिंसा नहीं की? क्या उसने मेरी माँ की जान नहीं ली? हाँ, वेरी गुड। ओके विजय, यू कैन टेक हर। थैंक यू डॉक्टर।